नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो आपके मेंस एग्ज़ाम में 100% इस पर क्वेश्चन आने वाला है और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ऐसे भी अगर आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस तरह की चीज़ों का आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स जारी करते रहता है। उस एक रिपोर्ट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है माइकल पात्रा सर और एक बेहरा सर हैं। इन लोगों ने एक रिपोर्ट और एक आर्टिकल प्रस्तुत किया कैपिटल आउटफ्लो को लेकर, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट होगा तो होगा क्या? एक झटके में अचानक से भारत से 7 से 8 लाख करोड़ रुपया का, मतलब ये आपका पर्स है, आपने पर्स में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है, पर एक झटके में अचानक 7 से 8 लाख करोड़ रुपया आपके पर्स से बाहर चला जाएगा तो इट विल हैव अ ह्यूज शॉक टू द इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोगों को समझना होगा कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या है, इसको डिकोड करते हैं। देखो होता क्या है कि अब आपको एक रिपोर्ट हमने जारी कर दिया। होता क्या है, ये है आपका ब्लैक स्वान, कि यूरोप में 1697 तक लोगों का ये मानना था कि केवल एक ही तरह का स्वान होता है और वो जो स्वान होता है वो वाइट कलर का स्वान होता है। पर एक व्यक्ति जो है, एक डच का एक्सप्लोरर था जो घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति था, वो घूम रहा था और ऑस्ट्रेलिया में देखता है कि भाई जो स्वान है केवल वाइट कलर का ही नहीं होता है, स्वान जो है वो काला कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी स्वान होता है। जब उसने ऐसा क्लेम कर दिया कि ब्लैक कलर का भी स्वान होता है तो क्या हुआ, यूरोप में लोगों का मानना था कि केवल एक कलर का स्वान है। एक व्यक्ति क्लेम करता है कि नहीं, एक दूसरे कलर का स्वान है जिसका नाम है ब्लैक कलर का स्वान, ब्लैक है। तो ये इवेंट कैसा था? ये इवेंट यूरोप के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि नहीं था? आपका जो मानना था उसको अचानक हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। ये कैसा इवेंट था? रेयर इवेंट था। क्यों? क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं ब्लैक स्वान को। और ये इवेंट और क्या करता है, आपका एक नया अंडरस्टैंडिंग को स्थापित करता है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि नहीं, जो आप मान रहे हैं वही सही नहीं है, एक और तरह का स्वान अवेलेबल है। अब क्यों ये चीज फैक्ट को बता रहे हैं, इसको हम लोग अभी रिलेट करेंगे। अब देखिए, ये इसका हिस्ट्री है और इसी को कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। तो ब्लैक स्वान इवेंट जो है इसका कैसे जेनेसिस होता है? तो 2001 में एक व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है नसीम तलेब। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्वेस्टर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर आदमी हैं। इनका नाम है नसीम तलेब। 2001 में इसकी परिकल्पना करते हैं, एक ब्लैक स्वान इवेंट की परिकल्पना वो करते हैं और 2007 में एक किताब लिखते हैं और उस किताब का जो नाम है वो है ब्लैक स्वान और इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल। इसी किताब में वो परिकल्पना 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस है, आर्थिक मंदी है, उसकी परिकल्पना करते हैं और इस तरह से तलेब बहुत फेमस हो जाते हैं। इनका कहना है कि हमने तो 2001 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ब्लैक स्वान इवेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम लोग ये जाने कि व्हाट इज दिस ब्लैक स्वान इवेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो देखो, ब्लैक स्वान इवेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो पहला उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इवेंट क्या होगा, रेयर होगा, जो भी आपको ऊपर हमने बताया। वो इवेंट और क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, जैसे यूरोप में लोग उम्मीद नहीं किए थे। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो जब ब्लैक स्वान इवेंट होगा वो इमेंस इम्पैक्ट उसका सोसाइटी पर होगा, उसका इमेंस इम्पैक्ट वर्ल्ड पर होगा। वो इवेंट विश्व के किसी एक कोने में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, पर उसका जो इम्पैक्ट है श्रीलंका में पड़ रहा होगा, मालदीव्स में पड़ रहा होगा और दूसरे दूसरे देश में पड़ रहा होगा। तो इट विल बी हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ऑल द वर्ल्ड इकोनॉमीज। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी इवेंट टू बी टर्म्ड एज अ ब्लैक स्वान इवेंट। अब देखिए क्या मामला फंस रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2008 की जो आर्थिक मंदी है, क्या वो ब्लैक स्वान इवेंट था? अब हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। आप पहला टेस्ट क्या करेंगे, क्या जो 2008 का इवेंट रेयर था? बिल्कुल रेयर था।
क्या 2008 का इवेंट अनप्रेडिक्टेबल था? बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, अचानक हुआ। क्या 2008 का जो आर्थिक मंदी था, क्या उसका दूसरे देश पर पूरे विश्व में उसका इंपैक्ट था? बिल्कुल था। कैसे था? 2008 का जो आर्थिक मंदी होता है मेरे दोस्त, वो कहाँ होता है? यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। हाउसिंग लोन्स डिफंक्ट कर जाते हैं। जो हाउसिंग का एक बबल बना हुआ था कि पूरा हाउसिंग लोन दिए हुए था और लोग पेमेंट करने से मना कर देते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जब पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां का बैंक कोलैप्स कर जाता है। लेहमैन ब्रदर्स ऐसी कंपनी कोलैप्स करती हैं। और जब बड़े बड़े लोग, अगर आप एक समुद्र है, आप अगर समुद्र में पत्थर मारे या नदी में पत्थर मारे तो आप देखते होंगे कि आपने पत्थर यहां पटका पर इसके जो रिपल्स हैं, वेव हैं, दूसरे जगह जाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट की बैंक्स कोलैप्स की और उसका इंपैक्ट कहां पड़ा? चाइना पड़ा, जापान पड़ा, हम भारत में कम इंपैक्ट पड़ा, पर पड़ा जरूर। मालदीव्स पड़ा, हर छोटे छोटे देशों में पड़ा। तो 2008 का इवेंट इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है। हेंस 2008 का जो ग्लोबल आर्थिक मंदी है वो ब्लैक स्वान इवेंट है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि जो यूनाइटेड यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ वो एक ब्लैक स्वान इवेंट था? बिल्कुल था। इन्हीं पैमानों पर देखिए, क्या वो रेयर था? बिल्कुल रेयर था। पहले ऐसा नहीं हुआ था। क्या वो अनप्रेडिक्टेबल था? अचानक हुआ, किसी को पता नहीं चला। एक कोल्ड वार चल रहा है दो देश के बीच में, अचानक आप देखते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। क्या उसका इमेंस इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अभी तक उसका इंपैक्ट है। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है वो उसी का इंपैक्ट है। जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ अभी तक उसका इंपैक्ट है। तो इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन है दैट वाज अ ब्लैक स्वान इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो 2001 में जो टेररिस्ट अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर हुआ, क्या वो ब्लैक स्वान इवेंट था? बिल्कुल ब्लैक स्वान इवेंट था, क्योंकि वो रेयर था। कोई सोचा नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स पर कोई आंख दिखा सकता है। क्या वो अनप्रेडिक्टेबल था? कोई सोच नहीं सकता था कि जो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है उस पर कोई आंख तरेगा। क्या उसका इमेंस इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी हुआ? बिल्कुल हुआ। आप देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह के तहत जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उसके तहत ये देखते हैं कि डिफरेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, डिफरेंट टेररिज्म पर कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। क्या हर वैश्विक जो ढांचा है, आर्किटेक्चर है, उस पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि 2001 का टेररिस्ट अटैक भी जो है एक ब्लैक स्वान इवेंट है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोविड-19 एक ब्लैक स्वान इवेंट है? इस पर दो धड़ा है। एक धड़ा कहेगा कि ब्लैक स्वान इवेंट है, पर एक धड़ा कहेगा कि ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है। पर हम उस धड़े के साथ जाएंगे कि वो ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है जो इसका निर्माता है, जो इसकी खोज करता है, जो इसकी परिकल्पना करता है। तलेब साहब, एक अभी इंटरव्यू में हम उसको कोट करना चाहते हैं कि नसीम तलेब जो इसके प्रोपाउंडर हैं, जो इस हाइपोथेसिस को फोर्स करते हैं, वो कहते हैं कि कोविड-19 ब्लैक स्वान इवेंट नहीं था। अब कैसे नहीं था? अब देखिए, क्या वो इवेंट रेयर था? बिल्कुल रेयर था, एकदम रेयर था, अचानक हुआ। क्या वो इवेंट अनप्रेडिक्टेबल था? बिल्कुल नहीं था। अगर देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो क्या वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट था? बिल्कुल नहीं था। सरकार को पता था कि जब भी लोग वेंटिलेटर पर जाएंगे तो सरकार को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। सरकार प्रिपेयर्ड नहीं था, पर वो जो इवेंट था वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट नहीं था। क्या उसका इमेंस इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी है? बिल्कुल है। कहने का मतलब है कि इन दो बिंदुओं पर तो खरा उतरता है, पर जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाला विंडो है उस पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए नसीम तलेब ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहने का अर्थ ये है कि जो कोविड-19 का जो इवेंट है, जो कोविड-19 वाला समय है, वो एक ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है। वो सरकार का फेल्योर है, वो हमारा जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसका फेल्योर है। क्योंकि जब ऑक्सीजन का सप्लाई भारत जैसे देशों में या और भी जगह जब फेल हुआ तो हम लोगों ने अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको पर्याप्त टाइम दिया था कि हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइटन कर सके, हमको पर्याप्त समय दिया था कि इसको हम रैंप अप कर सके। पर गवर्नेंस फेलियर के कारण, भारत ही में नहीं पूरे विश्व में गवर्नेंस फेलियर के कारण इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इनका ये कहना है कि ये इवेंट अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, हेंस इट विल नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट। अभी क्यों ऐसा कहा गया है?
कि भारत जो है ब्लैक स्वैन इवेंट की तरफ हो सकता है। आपको पता है कि भारत सरकार की जो किट्टी है, विदेश से बहुत सारे लोग हमारे अंदर निवेश करते हैं। जो विदेश से निवेश होता है वो दो तरह का मुख्य रूप से निवेश होता है। एक एफडीआई के रूप में निवेश होता है और दूसरा एफपीआई के रूप में इन्वेस्ट होता है, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर मानते हैं कि ह्यूंडई दूसरे देश की कंपनी है, एप्पल दूसरे देश की कंपनी है, वो हमारे यहाँ फैक्ट्री स्थापित करती है, वो एफडीआई के खाते में आएगा, एफडीआई वाले कैटेगरी में आएगा। पर मानते हैं कि यही ह्यूंडई भारत का रिलायंस का शेयर खरीदती है, वह शेयर में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो वो एफपीआई में कहाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कहलाएगा। तो भारत सरकार जो है आरबीआई के मार्फत इन सारे पैसों का बही खाता रखता है, डॉलर में, येन में, पौंड में, इस चीज़ में रखता है। पर कोई देश, कोई कंपनी हमारे इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर आप एसबीआई आपके पास है, पीएनबी आपके पास है, आपको 1 लाख रुपया जमा करना है, एसबीआई कहता है कि हम 10% सूद देंगे, पीएनबी कहता है कि हम 11% सूद देंगे, आप कहाँ जमा करेंगे? आप ऑब्वियसली है कि पीएनबी में जमा करेंगे। आपको पता है कि इस रिपोर्ट में जो बेहरा सर का रिपोर्ट है और माइकल पात्रा साहब का रिपोर्ट है, इनका ये कहना है कि अब आप देखिए कि जो ग्लोबल व्यवस्था है, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, अगर आप एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं और इंडिया की आप बात करते हैं, किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है? यूएसए की मजबूत है कि इंडिया की मजबूत है? यूएसए की मजबूत है। ज़्यादा मैं बोलता हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 10% इंटरेस्ट दे रहा है, मानते हैं किसी चीज़ पर, इन्वेस्टमेंट पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 12% सूद दे रहा है। अगर एक निवेशक है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो भारत में इन्वेस्ट करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करेगा? ऑब्वियसली है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 9% भी सूद देता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका पैसा का डिफॉल्ट करने का चांस कम है। सॉरी, क्यों? भारत, हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो हमको 1 लाख रुपया जब इन्वेस्ट करना होता है तो 10 बार सोचते हैं। पर ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको 10-10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना होता है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। भले ही वो सूद कम दे, पर वहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने का चांस कम है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऐसा देखा जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो रिकवरी मोड में है, और जब वो इकोनॉमी रिकवरी मोड में है तो वो लोगों को सूद और इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। तो जो निवेशक अभी तक एफपीआई वाला, जो इसको कहते हैं फ्लाई बाय नाइट मनी, इसको कहा जाता है कि रातों रात वो चला जाएगा, फ्लाई बाय नाइट मनी। क्यों भाई? वो आपका शेयर खरीदे हुए है, 2 मिनट के अंदर शेयर बेच दिया, 24 घंटे के अंदर शेयर बेच के 1 लाख करोड़ रुपया लगाए हुए था आपके शेयर में, 2 मिनट के अंदर आपका एनटीपीसी में पैसा लगाया होता है, 2 मिनट के अंदर 1 लाख करोड़ बेचा और चला गया आपके यहाँ से। तो इट इज कॉल्ड एज द फ्लाई बाय नाइट मनी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉट मनी। ठीक है, हॉट चीज़ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है दोस्त, है ना? तो हॉट मनी है। आप बोलते हैं कि सीज हॉट, सीज, तो वही उसी टर्म में है हॉट मनी। तो जो हॉट मनी वाला जो कंसेप्ट है, तो उसके कंसेप्ट में रातों रात बेचकर चला जाएगा। जब रातों रात बेचकर चला जाएगा तब क्या इम्पैक्ट होगा? याद रखिएगा, जब रातों रात कोई बेचकर चला जाएगा तो एक बार हम लोग, जो भारत सरकार और जो आरबीआई है, वो फॉरेक्स रिजर्व रखता है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार एक झटके में जब फॉरेक्स रिजर्व घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका अचानक हमारे इकोनॉमी पर शॉक पड़ता है। जो इन्वेस्टर है उसके सेंटिमेंट पर शॉक पड़ता है। वो सोचता है कि यार अचानक यहाँ से लोग भाग क्यों रहे हैं। जब इन्वेस्टर एक बार भागना स्टार्ट करता है तो एक शॉक के कारण, एक लूप के कारण, दूसरा इन्वेस्टर भी लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अचानक लोग पैसा लेकर भाग रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा एक साइकिल क्रिएट कर देगा और हमारी जो फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात है कि जब फॉरेक्स देकर वो भागेगा तो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगा। अब मामला होगा कि डिप्रिशिएट कैसे करेगा। आप देखिए, आप ससुराल जा रहे हैं, आप साल में 3 बार ससुराल जा रहे हैं। जब 3 साल में 3 बार ससुराल जाएंगे तो आज मटन बनेगा, अगला दिन चिकन बनेगा, तीसरा दिन मछली बनेगा। पर अगर आप ससुराल प्रतिदिन पहुंच रहे हैं तो दाल भात चोखा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मानते हैं कि विदेशी
जो करेंसी है दोनों एक लिमिट पर तय हुई हैं। मानते हैं कि इतना हमारे पास विदेशी करेंसी है, इतना भारत का करेंसी है। अचानक विदेशी करेंसी जो है गिर कर यहाँ चला गया, कम हो गया इसका संख्या, और भारत का करेंसी तो इतना ही रह गया। तो भारत का करेंसी ज़्यादा है और विदेश का करेंसी कम है। इसका मतलब जो चीज़ ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा में अवेलेबल रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? जो चीज़ ज़्यादा में अवेलेबल है उसकी वैल्यू कम रहेगी। इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और जब भी डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा तो याद रखिएगा, इंपोर्टर के लिए घाटे का सौदा है और एक्सपोर्टर के लिए फायदा का सौदा है। एक्सपोर्ट वाला फायदा में रहेगा, इंपोर्टर घाटे में रहेगा। पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हम लोग की जिस तरह का नेचर है, हम लोग का क्या इकोनॉमी है, हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और इंपोर्ट ज़्यादा किस चीज़ की करते हैं? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। जो पेट्रोलियम 70 रुपया में आनते हैं एक बैरल मिल रहा था, अब वो हमको 75 रुपया में जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जो पेट्रोलियम के चलते रोड ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट से जो जो चीज़ उस पर डिपेंडेंट हैं वो महंगे हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि साथ साथ हम एक इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर लेंगे और हमारे इन्फ्लेशन पे इम्पोर्ट करना हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा है। तो बहुत सारे चीज़ रिलेटेड हैं और इसी को आप कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। जो बहरा सरकारी रिपोर्ट है वो यही कहता है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट। तो इस बताने से क्या होता है? इस बताने से ये था कि सरकार जो है अपने पहले से तैयार रहे कि अगर ऐसा इवेंट होता है, क्योंकि होने वाला है। उनका ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की जो डेवलप इकोनॉमी है, उनकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, अचानक वो पैसा लेकर भागेगा। जब अचानक वो पैसा लेकर भागेगा तो हमारे लिए एक शॉक की तरह होगा। तो हम क्यों नहीं इस शॉक से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहें? तो उस रिपोर्ट का मात्र ये कहना है कि इंडिया और इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा आर्थिक ढांचा है, वो इस चीज़ के लिए तैयार रहे। जब इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा तो जैसे ये इवेंट होगा हम लोग तुरंत चारों तरफ से इस पर अटैक कर लेंगे और इसको हम लोग भरने की कोशिश करेंगे, भरपाई करने की कोशिश करेंगे। वी विल नॉट बी टेकन ऑफ, मतलब हम लोग ऑफ गार्ड नहीं पाए जाएंगे। इनका रिपोर्ट का ये कहना है कि हमारा गार्ड तैयार होना चाहिए, हम एकदम ग्लव्स पहन के, पैड पहन के तैयार होने चाहिए। और इस ब्लैक स्वान इवेंट अगर होता है तो इसको तुरंत वहीं पे उसको कुचलेंगे, उसके फन को कुचलेंगे और हम लोग पहले से तैयार रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट। आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़। अगर पसंद आ रहा होगा तो दूसरों को रिकमेंड करिए, नहीं तो डिसलाइक करने का ऑप्शन तो है ही। धन्यवाद।